This show is sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. and ले आए सन मॉस्क्विक। सन मॉस्क्विक, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। सन मॉस्क्विक अब साशे में भी दस्तयाब। This is Business Plus and you're watching The Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ रीजनल मार्केट्स पे। नाज़रीन, लैंडमार्क डेवलपमेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में। मंडे के बाद हमारी जो स्टॉक कराची स्टॉक मार्केट या लाहौर स्टॉक मार्केट, ये सब एक डीम्यूचुअलाइज्ड मार्केट हो जाएंगी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएगी और एक प्रॉफिट सीकिंग कंपनी बन जाएगी। जो अभी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं वो उनके ट्रेडिंग राइट्स तो रहेंगे, लेकिन उनका मैनेजमेंट से ताल्लुक बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तलाश है जो आके यहाँ इन्वेस्ट करेगा, 22-23% शेयर लेगा और नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करेगा, यहाँ की इश्तहार करेगा। एक नए किस्म की मार्केट डेवलप होने वाली है मंडे से, बहुत एक्साइटिंग टाइम है। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं इंडिया पाकिस्तान या रीजन के मार्केट के हवाले से। इंडिया ने पाकिस्तानियों को इन्वेस्टमेंट की इजाज़त दे दी, इंक्लूडिंग स्टॉक एक्सचेंज। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या पाकिस्तानी जाके इंडियन शेयर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे? इसी तरह पाकिस्तान ने इंडियंस को अलाउ कर दिया है कि वो आएँ और यहाँ इन्वेस्ट करें। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से सेफ्टा के जो माइलस्टोन्स है उसको बड़ी तेज़ी से उस पर अमल किया जा रहा है। इंडिया ने 30% जो नेगेटिव लिस्ट थी उसको कट कर दिया 16 तारीख को, 16 अगस्त को, और उसके बदले में पाकिस्तान भी जो है 20% अपनी जो नेगेटिव लिस्ट है 1207 की उसको कट करने वाला है। इसका मतलब 1000 से भी कम पाकिस्तान की रह जाएगी और 600 सिर्फ आइटम रह जाएंगे इंडिया जिस पर रिस्ट्रिक्शन है, बाकी तमाम आइटम्स पे ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। इन डेवलपमेंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कराची स्टॉक एक्सचेंज पे और जनरली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है मोहसिन ईदी साहब को, डायरेक्टर अल्फा ईदी सिक्योरिटीज़। Idi sahab, welcome to the show. Thanks for taking your time in this busy hour. बड़ी एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स जैसे मैंने कहा स्टार्ट तो करें डीम्यूचुअलाइजेशन से, अब तो आ गई है। अब ज़रा बताएं कि व्हाट काइंड ऑफ मार्केट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस आफ्टर दिस सितंबर। 27 अगस्त की डेडलाइन थी और इसमें मार्केट इज़ नाउ रजिस्टर्ड। अब कराची स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड हो चुकी है, तो कराची स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की फॉर्म में कराची स्टॉक एक्सचेंज खुद नई प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है, काफ़ी एक्सचेंज की मैनेजमेंट काम कर रही है और डेफिनेटली एक्सचेंज खुद भी ये चाहती है कि मार्केट की जो शेयर्स की प्राइस है उस पर कितना प्रीमियम जनरेट कर सकती है। जिस तरह हम IPO की बात करते हैं कि वेरियस कंपनीज अपनी प्रोडक्ट की बेसिस के ऊपर लॉन्चिंग करती हैं, प्रोस्पेक्टस लेके आती हैं और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में पार्टिसिपेशन को बूस्टअप करती हैं। तो 10 रुपीज़ इज़ द पावर वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अब देखना ये है कि 10 रुपीज़ से कितना प्रीमियम मार्केट के फंडामेंटल्स हैं और मार्केट मैनेजमेंट जनरेट कर सकती है। Who is developed appointed as market maker for this? मार्केट मेकर तो नहीं, अभी इसमें लाइक ड्यूचे बैंक को इसमें अपॉइंट किया गया था कि इसमें ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट की जाए। अब ड्यू डिलिजेंस के फॉर्म में डेफिनेटली प्राइस तो स्ट्रेटेजिक बायर खुद अपने मार्केट सर्वेस अपॉइंट करेंगे, ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करेंगे। इनिशियली लाइक ये भी कहा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल लंदन स्टॉक एक्सचेंज अगर चाहे तो आके कराची स्टॉक एक्सचेंज का कुछ सर्टन पोर्शन बाय कर सकती है। अगर किसी भी और मार्केट, सिंगापुर चाहे, शंघाई की मार्केट चाहे, कोई भी मार्केट चाहे तो कराची स्टॉक एक्सचेंज की या मार्केट को टेकअप कर सकती है। तो वो चाहे तो वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके मैनेजमेंट भी हिस्सा ले। जी, मैनेजमेंट का डेफिनेटली जितनी परसेंट इन्वेस्टमेंट होगी उतना परसेंट उनका डायरेक्टर में शेयर होल्डिंग्स होगी और फिर वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेशंस होंगी उनकी। तो फिर हमें एडवांटेज ये होगा कि एक तो ये कि हमें फॉरेन पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में डायरेक्ट मिली होगी, एडवाइजरी कंसल्टेंसी की हमें ऑटोमेटिकली डायरेक्ट रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, और दूसरा है कि नई प्रोडक्ट्स लेके आना, न्यू प्रोडक्ट के साथ मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होंगे वो भी यहाँ बिल्कुल उनकी मार्केट का भी एक्सेस हमारे पास होगा। प्लस ये कि जो ऑलरेडी इनका एक्सपर्टीज़ है उसके बेसिस पे जो न्यू प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, जो ट्रेडिंग हो चुकी है इंटरनेशनली, वो भी यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट होती हुई नजर आएगी। और इसी के साथ क्रॉस लिस्टिंग भी हो जाएगी ऑटोमेटिकली? क्रॉस लिस्टिंग ऑटोमेटिकली तो नहीं होगी, ये इसका इट्स प्रोसीजर उसका करना पड़ेगा। जैसे ही कंपनी इटसेल्फ लिस्ट हो जाती है, लाइक GDR हम जिसकी बात करें कि अगर नेशनल बैंक पाकिस्तान को अगर हम फॉर एग्जाम्पल करें कि GDR में जाना चाहती है, या हम एग्जाम्पल है OGDCL की कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में पहले लिस्टेड हुई फिर जाके लंदन में हुई,
तो इस तरीके कराची स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ विल बी लिस्टेड फर्स्ट, और फिर जो भी होल्डिंग है उसकी पब्लिक ऑफरिंग जाके हम लंदन में भी कर सकते हैं, हम न्यूयॉर्क में भी कर सकते हैं, तो हम इंटरनेशनली। आपने ये स्ट्रेटेजिक बायर की बात की जो शायद 20 से लेकर 26% वगैरह होता है जो मैनेजमेंट टेक ओवर के लिए। व्हाट अबाउट पब्लिक? जैसे मैं अगर कराची स्टॉक एक्सचेंज कंपनी अब हो गई, उसके शेयर खरीदना चाहूँ तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, कब होगा वो? ये भी डेफिनेट डीम्यूचुअलाइजेशन की प्रोसेस का हिस्सा है। इसमें अभी तो मेंबर्स को जो ट्रेडिंग ऑलरेडी राइट्स हैं मेंबर्स के पास, उसको 40% ऑफ द शेयर होल्डिंग जो 200 लोग अभी हैं उनको 40% 40% राइट, उनको ओनरशिप। रिमेनिंग 60% जो है जी, मार्केट में फ्लोट होगा। अब जो रिमेनिंग 60% है उसमें से भी प्रपोज तो यही किया गया कि 20% विल बी लिस्टेड ऑन एक्सचेंज। जैसे मैं और आप खरीद नॉर्मल सकते कोई भी इन्वेस्टर बाय कर सकता है। जिस तरह कंपनीज एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं इस तरह कराची स्टॉक IPO आएगा उसका। जी जी IPO आएगा। और रिमेनिंग जो 40% है उसमें 20% 2 और 3 डिफरेंट स्ट्रेटेजिक बायर्स को दिया जा सकता है। अच्छा, तो वो इस तरीके से गवर्नमेंट की कोई होल्डिंग नहीं रहेगी इसमें? गवर्नमेंट की होल्डिंग तो नहीं, डेफिनेटली गवर्नमेंट चाहती है कि डीम्यूचुअलाइजेशन का मेन पर्पस तो ये कि एक तो मार्केट में सेल्फ डेवलपमेंट स्टार्ट हो, मार्केट सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ना रह गया और डेवलपमेंट पब्लिक बन जाए, पब्लिक के फॉर्म में हो। तो पब्लिक का भी इसका एडवांटेज होना चाहिए और इसका डेफिनेटली गवर्नमेंट को ही इसके पैसे मिल रहे होंगे जो पे ऑफ हो रहे हैं। जैसे होता है ना कि PPL वगैरह में उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग कम तो की है लेकिन पूरी नहीं छोड़ी, पूरी नहीं। तो इसमें वो लेके 10-20% बैठना नहीं चाहेंगे? ये गवर्नमेंट का डिसीजन अगर चाहे तो ले हो सकता है और सकते चाहे तो हैं। ले सकते हैं। यही 40 का जो है बच जाएगा, आप कह रहे हैं कि ये इट कैन गो इन मेनी वेज। जी, जैसे 40 तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक बायर आके ले ले कुछ 60% जो है वो उसके ऊपर बात की है। 40 मेंबर्स के पास है, 60 के अंदर जो 60% है उसमें स्ट्रेटेजिक बायर कैन 10% कैन बी बायर गवर्नमेंट। अच्छा, ठीक। तो ये जो 40% अभी जो लोग हैं जो 200 मेंबर्स, उनकी मैनेजमेंट में रोल रहेगी टू द एक्सटेंट ऑफ 40%? जी जी। जैसे अगर 10 बोर्ड मेंबर्स होंगे तो 4 इनके भी रिप्रेजेंटेटिव। अभी तक तो जो फॉर्मूला डिसाइड हुआ उसमें ये रहेगी। हाँ, मे भी आगे जाके SEC भी थोड़ा सा चेंजेस लेके आए, थोड़ा सा मैनेजमेंट की वजह से वो तो चेंजेस रेगुलेटरी फॉर्म में हैं, वो लाए जा सकते हैं, बट फॉर नाउ यस इट इज़ ऑन बोर्ड के ही रहेगी। अच्छा, कल जो मीटिंग हुई थी उसका मकसद यही था कि जो 10 रुपये का शेयर है उसको कितने पे मैक्सिमम बेचा जाए, यही मकसद था? नहीं, ये कल मीटिंग, ये तो काफ़ी Market अर्से से makers, मीटिंग हाँ। चल रही है। इट्स नॉट जस्ट कि मार्केट मेकर सिर्फ डीम्यूचुअलाइजेशन की बात की जा रही है। मार्केट मेकर्स की मीटिंग्स पहले भी हुई हैं। वो मार्केट मेकर्स एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके फॉर्म में भी बात की जा रही है कि क्या इसमें है। अब एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसकी भी मार्केट मेकिंग की जा सकती है। अच्छा, ये बताइए कोई स्ट्रेटेजिक बायर से बात चल रही है इस वक्त? स्ट्रेटेजिक बायर से बात चल भी रही होगी तो डिस्क्लोज तब तक आपको नहीं नहीं किया पता जाएगा जब तक कि मैनेजमेंट खुद कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन ना ले, क्योंकि वो ये तो प्रोसेस है नॉर्मल और ये मैनेजमेंट की हद तक ही क्योंकि महदूद पहले है। हम लोग सुनते रहे 2 साल 3 साल पहले कि न्यूयॉर्क एक्सचेंज भी इंटरेस्टेड है, लंदन भी है, दुबई का भी जिक्र आता रहा, तो अब कोई नाम सामने नहीं आ रहा? नहीं, नाम सामने नहीं आ रहे। पहले होंगे भी तो सीक्रेट होंगे भी तो सीक्रेट। सही। अच्छा, ये जो कल बात और हुई कि वो क्रॉस लिस्टिंग की जो बात हो रही थी अबू धाबी में भी और दुबई में भी और शायद बॉम्बे में भी, ये क्रॉस लिस्टिंग हो रही है? क्रॉस लिस्टिंग अगेन मैनेजमेंट अप्रूव करती है तो क्रॉस लिस्टिंग के चांसेस हैं, बिकॉज अगर लिस्टिंग हो जाती है कराची स्टॉक एक्सचेंज की कराची में ही, कराची स्टॉक एक्सचेंज दुबई में भी एक्सचेंज में लिस्टेड हो सकती है, कराची स्टॉक एक्सचेंज चाहे तो लंदन में भी हो सकती है, लाइक जीरिया की जो मैंने एग्जांपल दी, ये हो सकती है, दोनों फॉर्म में हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, अब खास तौर से बात हूँ ये इंडिया से जो डेवलपमेंट हुई, इतने सालों तक हम अलग रहे और अब सेफ्टा के जो माइलस्टोन्स हैं बड़ी तेज़ी से उस पर अमल हो रहा है। उसके मुताबिक तो जनवरी 2013 में एक देखा जाए तो ये कॉमन मार्केट बन जाएगा, क्योंकि तमाम नेगेटिव रिस्क ख़त्म हो जाएंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी और जो ड्यूटी है वो जो है वो भी 1 to 5% लाने की कोशिश की जाएगी विद इन 3 years। यानी 2016 में ये इन मार्केट्स में कोई फ़र्क नहीं रहेगा बिल्कुल। एज फॉर इकोनॉमी इज कंसर्न इट बी जस्ट ए वन कंट्री, बिकॉज 5% ड्यूटी डजंट मेक ए मच ऑफ ए डिफरेंस। जी, इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या होगा ये अगर इंडियंस यहाँ आके इन्वेस्ट करने लगे, हम वहाँ इन्वेस्ट करने लगे, तो आपके कारोबार पे या कराची स्टॉक एक्सचेंज पे या हमारी मीशत पे क्या असर आएगा? हम पहले ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। वी ऑल आर विटनेसिंग के इंडिया और चाइना इस वक्त ग्लोबल मार्केट को लीड कर रहे हैं। टाइम इज़ नाउ फॉर एशिया। हमेशा आप देखें, आर्टिकल्स में देखें, जर्नल्स में देखें, हमें यही बात कही जाती है कि एशिया में ह्यूज पॉपुलेशन है, एशिया की ग्रोथ इस वक्त ज़्यादा प्रोस्पेरिटी की तरफ होती हुई नज़र आती है, बिकॉज बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे डेवलप की जाती हैं वो यहीं पे कंज्यूम भी हो जाती हैं।
और यहाँ लोकल डिमांड खुद ही इतना ज़्यादा है कि ज़्यादा है। एक स्ट्रेंथ है। बिल्कुल एक स्ट्रेंथ है। चाइना जो खुद प्रोड्यूस करता है सबसे पहले वो अपनी पॉपुलेशन को पहले फीड करेगा फिर एक्सपोर्ट करेगा। इस तरह इंडिया की एग्जांपल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। हमारे पास रीजनल बेसिस के ऊपर ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन मींस लोकल डिमांड अवेलेबल है। तो लोकल डिमांड का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है। दूसरा, हमारे पास लोकल डिमांड की वजह से, चीप लेबर होने की वजह से और फर्टाइल लैंड, मूनसून रीजन, ये सारे फैक्टर्स होने की वजह से प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है। फूड का आप देखें, फूड प्राइसेस, फूड इन्फ्लेशन अक्रॉस द ग्लोब काफ़ी ज़्यादा है और यही वो रीजन है जिसमें से आप फूड में, वेरियस क्रॉप्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखते हैं। अगर सरप्लस हमारे पास है, हमारे पास डेफिनेटली इसमें सरप्लस नज़र आता है, चाहे हम राइस, चाहे वीट, चाहे कॉटन, किसी की भी बात करें, चाहे हम वेरियस फूड्स की बात करें, फ्रूट्स भी आ जाते हैं इसमें, तो इसमें सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो ये सारे वेरियस एलिमेंट्स अगर हम देखें तो ये हमेशा पॉजिटिव लेके जाते हैं पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, इस रीजन को। साथ साथ सफारीज का भी कुछ पोर्शन हमारे पास आ जाता है कि मलेशियन एंड इंडोनेशियन साइड में जो डेवलपमेंट है वो भी आ जाती है और दूसरी एंड पे हमारे पास मिडिल ईस्ट भी आ जाता है। तो दोनों एंड पे जो कि बहुत दूर नहीं है, दोनों डिस्टेंस वाइज भी तो वो भी करीब है। तो आप पूरे एशिया रीजन में अगर देखें तो ये बहुत क्लोज डेवलपमेंट में ये रीजन डेवलप हो रहा है। अगर वेरी क्रॉस बाय हम देखें तो हम यूरोप और अमेरिका भी ना जाएं, हम सिर्फ अफ्रीकन रीजन को भी टारगेट करें, तो अफ्रीकन रीजन में भी ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन अवेलेबल है। अफ्रीका और ये इलाका मिला के हमारे लिए काफ़ी है। आप हमारे लिए काफ़ी है। यूरोप अमेरिका ना भी जाएं तो हमारे लिए ना भी जाएं तो डेफिनेटली हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है कि हम इन्हीं रिसोर्सेज में रहते हुए अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब मेन बात आती है पाकिस्तान की। जब हम रीजनल की बात करते हैं पाकिस्तान, ये जो आपने पूरे रीजन की बात की, अब तक रुकावट तो यही रहा ना, इंडिया पाकिस्तान की एनॉर्मसिटी कह रहे या दुश्मनियाँ जो चल रही थी वो एक रुकावट थी सेफ्टा की इम्प्लीमेंटेशन में भी। और ये जो पूरा आपने खित्ता बताया उसमें एक बीच में बैरियर इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप रहा, अब वो ख़त्म होता जा रहा है। ह्यूज इम्पैक्ट बड़ी तेज़ी से हो रहा है। अप्रैल में हमने कहा कि ये पॉजिटिव लिस्ट ख़त्म, नेगेटिव लिस्ट पे आ गए 1207, अब 233 आइटम उसमें से कट कर रहे हैं और अगले महीने में और करते करते ज़ीरो पे चले जाएंगे। विद इन अप्रैल एंड दिसंबर इट्स ए ह्यूज एंड वेरी रैपिड डेवलपमेंट। उसका कोई डेविस्टेटिंग इफेक्ट आप नहीं देख रहे पाकिस्तान इकोनॉमी पे खासतौर से? देखिए पाकिस्तान, जिस तरह हम बात करते हैं कि रीजन में जिस तरह अकॉर्डिंगली लोकेशन है पाकिस्तान की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के जो भी पॉलिटिकल रीजंस हैं इसकी वजह से इंडिया के साथ टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी नहीं थी। प्लस हम पहले देखते हैं श्रीलंका में भी गोरिल्ला वॉर चल रही थी, हमारे पास अफगानिस्तान में भी हमने देखा थोड़ा था, फिर ईरान, इराक इस साइड पे भी, तो इस रीजन में ओवरऑल प्रेशर ज़रूर हमें नज़र आता था। अब ये रियलाइज़ मुझे लगता है हो रहा है दोनों एंड की गवर्नमेंट में, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, कि दोनों गवर्नमेंट्स अगर सॉफ्टली इस मसले को हैंडल करती हैं तो एडवांटेज डेफिनेटली सबका होगा। आपको कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है कि अगर ये 1207 आइटम को हम एकदम ज़ीरो कर देंगे, यानी कि ऑटो से लेके फार्मा हर चीज़ आना शुरू हो जाए इंडिया से? कहते हैं मिसाल के तौर पर फार्मा, अभी एक प्रोग्राम में साहब जेंटक दवाई की मिसाल दे रहे थे कि जो यहाँ 100 रुपये की पत्ती लेते हैं वहाँ 5 रुपये की पत्ती मिलती है, उसको आप डबल भी कर लें तो 10 रुपये की पत्ती। तो बड़े वहाँ की बहुत सारी चीज़ें बड़ी सस्ती हैं। गाड़ी की बताते हैं कि 1 लाख रुपए में नैनो गाड़ी मिलती है वहाँ, अब वो अगर उसको आप 2.5 लाख भी कर ले तभी यहाँ के हमारे कंपेरेटिव कारों से बहुत सस्ती है। तो एकदम से एक ऑनस्लॉट आएगा इन चीज़ों का, तो आप नहीं समझते कि हमारी पाक सुजुकी हो या फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो वो डिस्टर्ब हो जाएंगी? देखें, हमें एक एंड पे तो ये नज़र आता है कि कुछ सेक्टर्स में भी अंडर प्राइस हो इंडिया में, पर हम ये भी ज़रूर विटनेस करें कि पाकिस्तान के भी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो अंडर प्राइस होंगे इंडिया के कंपैरिजन में। उसकी मिसाल लोग दे रहे हैं लॉन वॉन की जी, लॉन डिज़ाइनर ड्रेस जो अभी तक जो गए हैं, अभी बॉम्बे में अभी इस वक्त एग्जीबिशन चल रहा है। और दिल्ली वगैरह की तो एक्सपीरियंस जो फेडरेशन के लोग आए बता रहे थे कि 6 दिन के लिए माल ले गए थे, 1 दिन में बिक गया, वो भी लाइन लगा के लोगों ने लिया है। और लॉन की जो कीमतें हमने अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा रखी थी, उनको सस्ती लग रही थी कि उनकी करेंसी डबल हमसे है, हॉट केक की तरह बिक गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें इतना घबराना नहीं चाहिए, कुछ चीज़ों पे डिसएडवांटेज होगा तो कुछ चीज़ों में एडवांटेज भी होगा। फार्मास्यूटिकल का भी कोई एक जगह पे डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी ठीक है जेंटेक की एक मिसाल दे रही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारी सस्ती हैं और क्वालिटी भी अच्छी है। तो इससे मिक्स बैग आई थिंक। आप लोग स्टॉक एक्सचेंज में इसको कैसे देख रहे हैं? विल इट इम्पैक्ट योर प्राइजेज एंड डीलिंग्स? दोनों एंड पे बेनिफिशियल है। एक एंड पे हमें ये ज़रूर नज़र आता है कि फॉरेनर्स का इन्फ्लो इंडिया में एक एंड पे काफ़ी ज़्यादा है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की फॉर्म में देखें तो इंडिया ने काफ़ी काम किया है इसके ऊपर।
पाकिस्तान को इसका एडवांटेज ये ज़रूर होगा कि पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस और पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि इंडिया के रिटर्न्स को भी एडवांटेज में लेके आ सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि पाकिस्तानी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज जो हैं उनके ऊपर पेयर प्रेशर आएगा कि अगर यील्ड वाइज हम देखें तो एक कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा कि इंडियन मार्केट्स और इंडियन इकोनॉमी सेम सेक्टर में रहते हुए कितना परसेंट यील्ड कोट कर रही है। अच्छा। हमें कितनी यील्ड कोट करनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन अ सस्टेनेबल यील्ड और इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड इनफैक्ट पब्लिक इन्वेस्टर्स ऑल्सो। तो ये दोनों एंड पे होगा, प्लस बहुत सारे कंसोर्शियम्स भी हमें होते हुए नजर आएंगे, चाहे वो ब्रोकरेज हाउस की फॉर्म में आपस में हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स की फॉर्म में हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस की फॉर्म में हो। कंसोलिडेशन होगी। तो वो कंसोलिडेशन होगा, कंसोर्शियम में बनते हुए नजर आएंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर कंसोर्शियम हमें बनते हुए नजर आते हैं तो वो भी काफ़ी हद तक चीप सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं और प्लस उसका एडवांटेज भी होगा। अगर आप वन विंडो ऑपरेशन करते हैं कि पाकिस्तान में बैठे बैठे आप चाहें तो इंडिया में भी ऑपरेट कर सकते हैं, आप चाहें तो मे बी बांग्लादेश या श्रीलंका को भी हम टारगेट करना चाहें या शंघाई को टारगेट करना चाहें तो कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एक रीजनल इकोनॉमी की बात हो रही होगी। और हम मूव अहेड कर रहे हैं जो कि एक टाइम में विजन था यूरोप का, जो कि यूरोपियन करेंसी की फॉर्म में जो यूरोपियन नेशन की बात की गई थी, वो एक यूरो एज ए करेंसी पर एक दूसरे को सपोर्ट करना। वी आर नॉट गोइंग टूवर्ड इट कि हम एक्सचेंज के बेसिस पे बात करें कि करेंसी रेट को एक पैरामीटर लिया जाए, लेकिन डेफिनेटली ग्रोथ की बात की जाती है तो ग्रोथ हमें दोनों एंड पर नज़र आएगी। ग्रोथ इंडिया में भी नज़र आएगी, हमें पाकिस्तान में भी नज़र आएगी, और लोकल ही डिमांड हमारे पास इतनी है कि हमारे पास कह रहे हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट होगी, 1.4 बिलियन पीपल अगर ये पूरे सार्क के कंट्रीज़ का देखें। और सार्क का जो ओरिजिनल चार्टर है जिसके बेसिस पे ये सेफ्टा बना है, सेफ्टा तो एक ट्रेडिंग एग्रीमेंट है, सार्क का जो ओरिजिनल विजन है उसमें तो वो भी शामिल है जो आप कह रहे हैं ना यूरोप का कि कॉमन करेंसी। ये रुपया किसी ज़माने में अगर आप देखें मुग़ल दौर पे, उससे पहले अंग्रेज़ दौर में एक रुपया ही होता था जो बर्मा से लेके अफ़गानिस्तान हर उसकी फिर से बात हो रही है। और रीजन में कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन वगैरह के जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, थोड़ा है, उसको एडजस्ट करके कॉमन करेंसी की तरफ भी इवेंचुअली जा सकते हैं। उसकी एक लॉजिक ये बता रहे हैं कि दुनिया में अब डॉलर तो बहुत कमज़ोर हो गया है और डॉलर का कोई नेबुल बदल भी नहीं आ रहा, तो नेबुल बदल यही है कि रीजनल करेंसीज स्ट्रांग हो जाएं और आपस में स्वैपिंग करके ट्रेड करें। जैसे चाइना से हम रुपीज़ में ट्रेड करें, चाइनीज़ रियान हम रखें, वो हमारे रुपीज़ रखें, इसी तरह ईरान से, ताकि अमेरिकन डॉलर से जो डिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाए। ये भी कंपेल कर रही है रीजनल डेवलपमेंट जरूर हो रही है, बट अगेन वो जब हम ओवरऑल सिनेरियो देखते हैं यूरो की करेंसी का हाल देखते हैं, उसमें रीजन हमें नज़र आता है कि कुछ इकोनॉमीज अगर अंडर परफॉर्म कर रही हैं, लाइक ग्रीस की हम एग्जांपल लें, तो उसका इम्पैक्ट फिर पूरी करेंसी पे आता है। तो मे बी देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर। हाँ, ये सही कह रहे हैं कि आपको बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा कि मालदीव, नेपाल, ये ऐसा ना हो कि वो लोग एकदम से ड्रॉप करें और पूरे रीजन के ऊपर आ जाए। चलो वो तो अभी दूर की बात है, वो तो अभी तो दूर की बात है, अभी तो फिलहाल तो सिर्फ ये हो रहा है कि ट्रेडिंग अलाउड हो जाएगा स्टॉक में, हर चीज़ में। अच्छा, ये जो इंडिया ने कहा कि जी आए जी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, आपको पता है कि पाकिस्तान के जो भी हालात हैं, वॉर एंड टेरर है, बिजली का मसला है, तो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, खासतौर से गारमेंट वगैरह के जो लोग हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जी हम यहाँ से लोग यहाँ से प्लांट उठा उठा के दुबई भेजते हैं, यहाँ से मशीनरी की एक्सपोर्ट शुरू हो गई है, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी जो निटिंग वगैरह की यहाँ लाई गई थी, और वाया दुबई वो बांग्लादेश और श्रीलंका में जाके लग रही है। ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री उठ के इंडिया चली जाएगी? इंडस्ट्री इंडिया में जाते हुए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको कि कॉटन की अवेलेबिलिटी क्या है, क्योंकि इंडिया में अगर ऑलरेडी टेक्सटाइल मिल्स काम कर रही हैं तो उनकी क्या है, बट इंडिया से टेक्सटाइल हमारा बेहतर है और काफ़ी हद तक हम कम्पीट भी करते रहे हैं। हमें एडवांटेज ये देखना है कि ड्यूटी की फॉर्म में जो हमारे पास रिबेट्स लगते हैं, बिकॉज हमारे पास तो ये भी एक रीज़न है कि बीइंग ए न्यूक्लियर कंट्री हमारे पे इम्पोजिशंस ज़्यादा हैं, कंसिडरिंग कि बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश अंडर डेवलप कंट्री में आता है, एडवांटेज दिया हुआ है। श्रीलंका को भी मेरे ख्याल में होगा। हाँ, श्रीलंका को भी अंडर, बट ये सारे रीजंस हैं। जो अभी जो लोग जा रहे हैं वो इस वजह से नहीं जा रहे हैं कि वहाँ कॉटन है, कॉटन तो वहाँ है ही नहीं, यहीं से यॉन जाता है, यहीं से धागा कपड़ा जाता है, वहाँ जाके सिलता है। चीप लेबर एंड लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर सिचुएशन प्लस वन विंडो ऑपरेशन। कह रहे हैं बांग्लादेश में आप अप्लाई करें तो वो टाइम देते हैं कि ये 3 महीने 4 महीने आपके प्लॉट पे टेलीफोन, बिजली, पानी, हर चीज़ वो पहुंचा के दे देते हैं, वन विंडो। इसी तरह श्रीलंका में भी कह रहे हैं कि इसी तरह के एडवांटेजेस हैं, फिर बेहतर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उस बेसिस पे प्लस चीप लेबर। तो अगर यही चीज़ अगर हम इंडिया पे भी अप्लाई करें तो और ज़्यादा हो जाएगा कि लाहौर का फैक्ट्री उठा, पता चला अमृतसर में लग गया,
सिंध का उठा जोधपुर में लग गया जाके या भुज में जाके लग गया, तो इसकी आपको फिक्र है अगर यहाँ के हमारी सिचुएशन यही रहे तो? देखिए ये तो फिर गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करता है, मे बी कुछ पॉलिसीज तरह से चेंज की जाएं आगे जाके कि आप इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, कुछ इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए तो आप ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कैरी ऑन नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए कुछ इस तरह के स्टेप्स लिए जाए कि लोग यहीं पे मोटिवेट हों। देखें ये सारी डेवलपमेंट डेफिनेटली बांग्लादेश और श्रीलंका को तो हम रोक नहीं पा रहे। नहीं, बांग्लादेश और श्रीलंका में हम अपने इन्वेस्टर को हमारे इन्वेस्टर जा रहे हैं वहाँ, अभी तो हमें नहीं पता रोक है, लेकिन हम रोक नहीं पा रहे उनको। हम रोक नहीं पा रहे बिकॉज देयर इज़ नो रेगुलेशन टिल नाउ। हमें उन पे कोई रेगुलेशन रिक्वायरमेंट तो नहीं हम फोर्स कर रहे कि आप नहीं लेके जा सकते, और दूसरा हम कोई फैसिलिटेशन भी नहीं दे रहे, हम उनके इश्यूज को एड्रेस भी नहीं कर रहे। एड्रेस नहीं कर पा रहे ना। अगर हम एड्रेस करते हैं तो डेफिनेटली कोई भी अपना मुल्क आपके छोड़ पावर ही के नहीं है, तो जाएगा। हम मशीन इतनी सोफिस्टिकेटेड लेकर आए इंपोर्ट करके स्विट्जरलैंड से, जर्मनी से, वो पड़ी हुई है, तो वहाँ उनको कोई ऐसा मसला नहीं, वो 24 घंटे वहाँ चलाएंगे। तो यही वजह है कि वो जा रहे हैं। तो चले, इंडिया का फिर भी है कि थोड़ा सा लोग डरेंगे। श्रीलंका इज़ अ डिफरेंट थिंग, बांग्लादेश इज, आई होप कि इट डजंट हैपन, इनफैक्ट अदर वे अराउंड हैपन्स कि इंडियन यहाँ आना शुरू हो जाए। व्हाई कैन वी थिंक अबाउट दैट? We can't think about that because we don't see satisfaction from our own side. यहाँ तो कोई नहीं आएगा। हमारे पास अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो वही यहाँ पे मोटिवेट करेंगे इंडिया को कि मे बी कंसोर्शियम फॉर्म हो, मे बी आप यहाँ पे रिलायंस का लकी ग्रुप के साथ, या मे बी आप एंग्रो के साथ, या किसी भी बड़े ग्रुप के साथ कंसोर्शियम होता हुआ देखें। मे बी आप सुजुकी की यहाँ पे बात कर रहे हैं या नैनो लाई जाए, यहाँ पे ही एक प्लांट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी। हम ये जरूर सोचते हैं एट स्मॉलर स्केल, हमारा विजन अगर छोटे फॉर्म में हम सोचें तो बहुत छोटा विजन होगा कि वो हमसे कम्पीट कर जाएंगे गाड़ियों में, बट अगर हम ब्रॉड विजन सोचें तो यही वो मोटर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो प्लांट लेके आ सकते हैं उन तमाम कंपनीज का जो ऑलरेडी इंडिया में काम कर रही हैं, मे बी प्रोडक्शन चीप हो जाए। और अभी भी देखें ना कि इंडिया 70 मिलियन गाड़ियाँ बनती है दुनिया में, उसमें इंडिया का कोई भी खास परसेंटेज नहीं है। और जैसे आप बात करें कि अगर सुजुकी डिसाइड करे या जो भी नीनो बनाता है कि जी कराची क्योंकि पोर्ट मिडल ईस्ट से करीब है, यहीं बड़े प्लांट लगा दें, यहीं से सारी दुनिया को एक्सपोर्ट किया जाए। टाटा नैनो है जो टाटा तो खुद लोकल कंपनी है इंडिया की, टाटा नैनो के नाम से जो पूरी कार चल रही है, अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे कंसोर्शियम होता है तो व्हाई नॉट। हाँ, क्यों? क्योंकि जापान भी यहाँ पे आके अगर टोयोटा के साथ लगा सकता है, टोयोटा के नाम से, तो व्हाई नॉट नैनो। हाँ, तो ये प्रॉस्पेरिटी है। इट कुड बी नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान मार्केट, फॉर द मिडिल ईस्ट मार्केट एज वेल। जी अफ्रीका को भी भेज सकते हैं यहाँ से आप। तो इस तरह की मुझे तो बड़ा चेंज और कुछ बेहतर सिचुएशन आगे नजर आ रही है। डिपेंडिंग की कंसिस्टेंसी रहे पॉलिसीज में, पॉलिसी कंसिस्टेंट रहे। देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जितनी आई है उनकी तो यही कोशिश होती है कि इंडिया से रिलेशनशिप अच्छी की जाए, यानी कि अवाम की जो नुमाइंदा लोग हैं। अगर आप नवाज शरीफ को देख लें, वे बैक ही ट्राई टू मेक डील विद वाजपेयी, मगर वो मुशर्रफ साहब ने उसको सबोटाज कर दिया कारगिल करके। और जब से जरदारी साहब आए वो कह रहे हैं भाई क्या दुश्मनी हमारी है, वाई डोंट वी ओपन द वीज़ाज एंड एवरीथिंग, तो बॉम्बे अटैक हो गया। लेकिन डिस्पाइट दैट, डिस्पाइट ऑल द प्रेशर, द गवर्नमेंट हैज़ गॉन थ्रू दिस। वी कॉन्ग्रेचुलेट द गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट, उसमें एनपी और एमक्यूएम का भी बड़ा हाथ है। इन लोगों ने इतनी करेजियस स्टेप लिए हैं, इससे तो आगे बड़ी प्रॉस्पेरिटी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन सिर्फ ये टेंशन ख़त्म हो जाएगा, उससे क्या क्या तब्दीली आ जाएगी। एक टेंशन रिलीज होने से दूसरा ये कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो ग्लोबली काम कर रहे हैं, वो भी अगर इतना अट्रैक्शन फील करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया अगर कोलैबोरेट करके इस तरह के प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी भी बूस्ट होगी। एक जो पाकिस्तान के पीछे जो स्लोगन है कि नहीं पाकिस्तान इतना क्रेडिबल नहीं है जितना इंडिया है, द रीज़न इज़ हम इंडिया में आउटसोर्सिंग का काम ही विटनेस कर सकते हैं, चाहे वो हम सिंपल आईटी की फॉर्म में ले लें, चाहे वो बिजनेस प्रोसेसिंग यूनिट्स के ले लें, बहुत बड़े इसके लेवल के ऊपर इंडिया में काम आ रहा है आउटसोर्सिंग का। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्या हमारे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है जितने इंडिया? हमारी एक्सेंट बेहतर है और एवरीथिंग इज देयर। अच्छा, वो भी तो हो सकता है ना कि अभी जो लोग इंडिया में बैठ के आउटसोर्सिंग कर रहे हैं वो कुछ पोर्शन हमें, हमारे बच्चों को भेज दें, है ना? अगेन क्रेडिबिलिटी आ जाएगी तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। इवन इंडियन कंपनीज कुड ओपन अप देयर ब्रांचेस हियर इफ दे गेट ह्यूज ऑर्डर्स, पार्ट ऑफ दैट कुड बी प्रोसेस्ड हियर। अभी तो हम इंडिया से compete करते हैं, हाँ, बाद में compete नहीं कर रहे, हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं। जी, कोलैबोरेट कर सकते हैं। कोलैबोरेशन कैन ब्रिंग लॉट ऑफ जॉब्स हियर। कोलैबोरेशन कर सकते हैं। कोलैबोरेशन में एडवांटेजेस हम क्या लेके आते हैं इस पर डिपेंड करता है, बिकॉज अभी तो हमें यही नज़र आ रहा है कि इंडिया इज़ मच चीपर देन अस, कंसिडरिंग दो हम ओवरऑल उनकी लेबर मार्केट देखें, वो स्पेशली लेबर को ट्रेन करते हैं कि वो आईटी में काम करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी जॉब मार्केट है आईटी की।
तो डेफिनेटली फिर जो यंग यूथ है वो अपना करियर भी इसमें बनाना चाहती है, वो चाहती है कि हमें आउटसोर्सिंग का काम मिले, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाएँ, हम डेवलपमेंट में जाएँ, तो वहाँ पे ग्रोथ भी नज़र आ रही है। अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आप देखें BBA MBA की लिस्ट है, लाइन है, हर इसमें आप बैच देखें, हमारे पास ACCAs हैं, ICMAs हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ इतनी नहीं है जितनी एजुकेशन की ग्रोथ हो गई। एट द एंड होगा ये, हम बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन उनके खपत जी रिक्वायरमेंट नहीं है। अनफॉर्चुनेट। तो ये रीजनल मार्केट्स आप समझते हैं कि कैन हेल्प? जी चलिए, अल्लाह करे आपकी बात सही हो, और इंशाल्लाह यहाँ पे हम जरा एक ब्रेक लेंगे। मतलब नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। This show is sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. and ले आए सन मॉस्क्विक। सन मॉस्क्विक, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। सन मॉस्क्विक अब साशे में भी दस्तयाब। this show is sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. and ले आए सन मॉस्क्विक। सन मॉस्क्विक, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। सन मॉस्क्विक अब साशे में भी दस्तयाब। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं रीजनल इम्पैक्ट ऑफ रीजनल मार्केट्स ऑन आवर स्टॉक मार्केट एंड इकोनॉमी। हमारे साथ मोहसिन ईदी साहब मौजूद हैं, अल्फा ईदी सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर। बात ये हो रही है कि ये जो बोल्ड स्टेप्स हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने ली हैं, इससे पहले भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने कोशिश की और वो उनको सेटबैक्स मिले, लेकिन अब जो ये इंडिया के साथ जो सेफ्टा के टाइमलाइन था उसको तेज़ी से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और जो इंडिया भी रेसिप्रोकेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ अलाउइंग अस टू होल्ड लार्ज एग्जीबिशंस फेडरेशन के स्पॉन्सरशिप में, साथ साथ वो पाकिस्तानीज़ को इन्वेस्टमेंट अलाउ कर रहे हैं वहाँ पे, इंक्लूडिंग शेयर्स पाकिस्तान ने इन रिटर्न यहाँ अलाउ कर दिया है। साथ साथ जो वो सेंसिटिव लिस्ट कट कर रहे हैं 30% से, इन चीज़ों का एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की जो डीमिचुलाइज मार्केट होगी, जब हम देखेंगे कि उसमें एक बड़ी तब्दीली आ रही है, यही बातें हो रही हैं। बस हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि इंडिया में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आप खासतौर से एजुकेशन का जिक्र कर रहे थे कि जब हालात हमारे नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो वो बेनिफिट्स पाकिस्तान भी आ सकते हैं। क्या क्या हो रहा है एजुकेशन साइड पे वहाँ पे इस वक्त? हार्वर्ड भी हमें इंडिया में एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इज ओपनिंग अप डायरेक्टली किसी कंसोर्शियम के साथ। कंसोर्शियम इस तरीके से मैगिल यूनिवर्सिटी का टाटा के साथ ऑलरेडी कंसोर्शियम, टाटा मैगिल के फॉर्म में, लाइक हम पब्लिकेशंस देखते हैं टाटा मैगिल की, बुक्स की फॉर्म में, पायरेट वर्जन में, कॉपीराइट वहाँ पे सेफ है, फिर भी उसमें भी हम देखते हैं टाटा मैगिल की पब्लिकेशन फॉर इंडिया एंड साउथ एशियन रीजन्स की फॉर्म में आ रही होती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा है, लेकिन हम पाकिस्तान में भी खैर इसको फॉर्मलाइज देखते हैं, लाइक लम्स है, लम्स का हार्वर्ड के साथ ऑफिशियल स्ट्रेटेजिक पार्टनर की फॉर्म में है। इस तरीके से KSBL है, उसका कैम्ब्रिज के साथ है स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन। तो ये हमें एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी हद तक ग्रोथ नज़र आती है, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान और इंडिया की यूथ जो कि एजुकेशन ले रही है उसकी पॉपुलेशन बहुत ह्यूज है। एक तो वैसे ही ओवरली पॉपुलेटेड है, ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इज ओवर देयर, और इस पॉपुलेशन का भी मोर देन हम ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि अराउंड 18 से 24 तक की एज की पाकिस्तान की पॉपुलेशन हमारे पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ अवेलेबल है। इस तरीके से इंडिया में भी है, जो कि इस वक्त जॉब मार्केट में एंटर होने के लिए फुल प्रिपेयर्ड है, और लेकिन जॉब नहीं मिल रही उनको। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतनी है कि हम उनकी रिक्वायरमेंट नहीं ला सकते। इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए। इंडिया में भी हालात ऐसी ख़राब हैं जैसे पाकिस्तान में है? इंडिया में हालात ख़राब तो हैं, लेकिन हम इंडिया को बहुत ये तो नहीं कह सकते कि हमेशा हम पॉजिटिव एलिमेंट में देखें। इंडिया में भी हालात ख़राब हैं ज़रूर। हम ओवरऑल अगर देखें तो वहाँ की अर्बन पॉपुलेशन में हमें ग्रोथ नज़र आती है। इसमें रूरल एरियाज़ में हम जाके देखें तो हम रूरल एरियाज़ में हमें डेफिनेटली अभी भी वहाँ पे इलिटरेसी भी है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया कोई बहुत आगे निकल गया है, हाँ, बट इंडिया भी ग्रो करना चाह रहा है। डेफिनेटली उन्होंने बूस्ट ही इसलिए किया है इस तरह की इकोनॉमिक कंडीशंस को, इस तरह से जो भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जा रही है उसका बूस्टअप करने का रीज़न ही है कि ओवरऑल मास लेवल के ऊपर
इकोनॉमीज में Impact बेनिफिट रहे और मास लेवल के ऊपर दोनों एंड पे बेनिफिट रहेगा। हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लेवल के ऊपर काफ़ी हद तक चेंजेस हैं। प्लस आप इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी देखें, प्लस उनके रेलवे के अंदर और उसके अंदर भी आप चेंजेस देखें। टेलीकॉम में क्या क्या हुआ वहाँ पे? टेलीकॉम में आप देखें रिलायंस का एक अपना रोल वहाँ पर नजर आता है, एयरटेल रिलायंस के फॉर्म में नजर आता है, टाटा स्काई की फॉर्म में अब टाटा अगेन स्काई के साथ कोलेब्रेशन होता हुआ नजर आता है। हमारे पास एग्जांपल आती है कि आरबीएस जब सेटअप हुआ था तो अलियांस आई थिंक वहाँ पे बाय किया था, बट पाकिस्तान में अलियांस एंटर नहीं हुआ था। आरबीएस यहाँ पे भी सेल हुआ है, रीजनल बेसिस पे जब सेलिंग हुई है तो वाई नॉट एंटर इनटू पाकिस्तान। तो हमें कुछ कंसर्न जो पाकिस्तान के एंड पे नज़र आते हैं वो मे बी दूर हो जाए इस तरह के कोलेब्रेशन से, इस तरह के कंसोर्शियम से। क्या पाकिस्तान भी फ्री ट्रेड इकोनॉमी की फॉर्म में वर्केबल कंडीशन में है तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान में आके काम कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने का देखें सबसे बड़ा ये है कि हमें कॉन्फिडेंस देना है। हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को ला तो नहीं सकें, अनफॉर्चुनेटली हम पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की बात करें अगर तो आईसीआई में से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स चली गई, हाँ। हब पावर में से फॉरेन इन्वेस्टमेंट चली गई। हमें हाँ। हम अट्रैक्ट करने के बजाय हम तो उनको अलाउ करेंगे, रोक ही नहीं पा रहे। और खैर फॉर्चुनेटली हम देखें तो पाकिस्तान में ऐसे ग्रुप्स हैं जो बाय आउट कर रहे हैं इनकी होल्डिंग हाँ, को। इतनी है हमारे पास इतनी कैपेसिटी है तो हमें देखना तो ये चाहिए कि हम उनको किस तरह बूस्ट कर सकते हैं। अगर लोकल इंडस्ट्रीज इतनी ग्रोथ करने की कैपेसिटी रखती हैं तो वाई नॉट टू बूस्ट इट, वाई नॉट टू मेक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स विद दीज काइंड ऑफ ग्रुप्स एंड गो फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम अगर एजुकेशन सेक्टर में इतनी ग्रोथ होती हुई देख रहे हैं तो हमें रिक्वायरमेंट्स जॉब की भी फुलफिल करनी है, क्योंकि हम जॉब्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे तभी हम क्राइम को रोक सकेंगे। अदरवाइज तो डेफिनेटली अगर जॉब नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो क्राइम भी बढ़ेगा। आपकी बातों से जो लग रहा है कि दोनों मुल्क ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि ये जो हमारे ह्यूज पॉकेट्स ऑफ पॉवर्टी है, इंडिया में कुछ एस्टिमेट है कि 50 करोड़ लोग भूखे रहते हैं। मतलब जो गांव वाले जो आप जिक्र कर रहे हैं खाना वहाँ जाए तो बड़े दुबले पतले लोग और खाना नहीं मिलता है। इसी तरह 4 करोड़ पाकिस्तान में भी भूखे हैं। और वही 4 करोड़ में से ये टेररिस्ट वगैरह बनते हैं ना। मलेशिया में क्यों टेररिस्ट नहीं है, वहाँ भी कोई चाहे तो टेररिस्ट नहीं क्रिएट कर सकता, तो सबके पास जॉब है, सब खुशहाल है। तो ये गुर्बत को टैकल करने का आप समझते हैं कि ये जो रीजनल कोलैबोरेशन शुरू हुए हैं, इट इज़ अ वेरी बिग, इट विल हेल्प अ लॉट रैपिडली। डेफिनेटली। इसमें मैं एक अपने ज़ाती एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने ब्रेक से पहले आईटी की आप बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा इंडिया का एक्सपोर्ट आईटी का है और वो बढ़ रहा है। तो मैं जिस बैंक में काम करता था उसने ग्रेजुअली तमाम अपनी जो प्रोसेसिंग थी वो लंदन से बॉम्बे या बेंगलोर शिफ्ट कर दी थी। लेकिन 2001 में जब कॉन्फ्रंटेशन एकदम आई टू आई बॉल हो गई थी, उस वक्त हम लोगों की नींदें हराम हो गई थी, बिकॉज वी थॉट वी लूज ऑल ओवर डाटा इफ देयर इज ए न्यूक्लियर एक्सचेंज। और उसके बाद से हमने स्लो डाउन कर दिया था फर्दर। फिर ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका वगैरह में डाटा जमा करना शुरू किया आफ्टर लर्निंग दिस। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि इंडिया के ग्रोथ के लिए भी पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन और रीजन से अच्छे रिलेशन रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो भी अपने पोटेंशियल लेवल पे नहीं पहुंच सकते। जी डेफिनेटली। जैसे ये 2001 का एग्जांपल है, अगर वो 2001 का टेंशन ना होता तो जिस बैंक में मैं काम करता था उसका तमाम डाटा, क्योंकि 1/10 प्राइस थी कॉस्ट, तो वहाँ बिल्डिंग बाई बिल्डिंग, मैं भी उस कमेटी में था, जो हम जाते थे कहते थे ये काम वहाँ अगर हो रहा है लंदन में, वाई दिस कैन नॉट बी डन इन बेंगलोर, और वो शिफ्ट हो जाता था फटाफट। तो वो प्रोसेस बहुत हद तक स्लो डाउन हो गया, कहीं और डाइवर्ट हो गया। हालांकि ना ब्राज़ील में लेबर इतनी चीप थी कंपैरेटिवली, ना साउथ अफ्रीका में। तो ये दोनों के लिए रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि इन ऑर्डर टू बीट द कॉमन एनिमी ऑफ पॉवर्टी we have to come together whether we like it or not. Some of us do not like this, but in the larger interest of the people this is very much required. और कोई बात आप अपने स्टॉक के सिलसिले में बताना चाहिए? आजकल मार्केट बड़ी अच्छी जा रही है जी। मार्केट टर्नओवर वाइज तो मैं देख रहा हूँ काफी इम्प्रूव होता नजर आता है। अगेन वही बात पे इसमें हम आ जाते हैं कि ब्लू चिप आइटम्स के अलावा हमें काम होता नजर आ रहा है 3rd टियर 4th टियर कंपनीज के अंदर हमें वॉल्यूम्स जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। जब 3rd टियर 4th टियर आते हैं तो डेफिनेटली मार्केट में 15,000 तो माशाल्लाह क्रॉस करके हम आगे जी। मार्केट सस्टेनेबिलिटी अगेन डिपेंड करते हैं। हम चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस के अलावा रिटेल क्लाइंट्स भी इंटैक्ट रहें ताकि वॉल्यूम्स भी साथ साथ रहें। मार्केट सिर्फ इंडेक्स वाइज बढ़ना है तो वो तो सिर्फ ब्लू चिप आइटम से वो बढ़ जाती है। अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स बढ़े हैं 2nd 3rd टियर आइटम से, उनका इंडेक्स में तक के टर्नओवर इज रिस्पेक्टेबल टर्नओवर जी डेफिनेटली। व्हेन यू एक्सपेक्ट कि 15,700 जो हमारा लास्ट हाई था
वो किस दिन कब कितने दिनों में आप समझते क्रॉस हो जाएगा? मे बी नियर इलेक्शन टर्म, इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा आसानी से क्रॉस आसानी से 200-300 तक तो आ ही गए हैं, कोई ज़्यादा गैप तो रहा नहीं। हाँ, ज़्यादा गैप एनी डे नहीं, बट ये स्ट्रेट अपसाइड नहीं होगा, प्लस आगे माइनस पीछे दोनों होता है, होना जैसे चाहिए, और कल डेफिनेटली तेजी और मंदी अगर दोनों होगी तभी वॉल्यूम तो जनरेट बेहतर अच्छा होगा। होगा। वैसा बड़ी अच्छी बात हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला। नाज़रीन, इम्पैक्ट ऑफ रीजनल मार्केट्स पे हमने बात की, इस पर ख़ास तौर से हमारी एम्फेसिस थी कि जो पाकिस्तान की डीम्यूचुअलाइज मार्केट है वो किस शेप में निकल के आएगी, कैसे हम और आप इस स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स खरीद सकेंगे, कैसे स्ट्रेटजिक बायर को लाया जाएगा, जो क्रॉस लिस्टिंग की बातें हो रही हैं अबू धाबी से, दुबई से, बॉम्बे से, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। मोहसिन हदीद साहब, डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटीज़ कंपनी, उन्होंने कोई खौफ या फियर का इजहार नहीं किया, बल्कि वो समझते हैं कि सारी डेवलपमेंट जो है ना पॉजिटिव ही हैं, और इसमें अगर कहीं किसी पॉइंट पे सेटबैक आया भी, जैसे हमने इंडिया से ट्रेड की बात की कि जिस तेज़ी से दोनों साइड से नेगेटिव लिस्ट को कट किया जा रहा है, सपोज़ कल वहाँ की गाड़ियाँ आना शुरू हो जाएँ, फार्मेसी आना शुरू हो जाए तो क्या होगा। उन्होंने कहा नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, हमारी भी बहुत सारी चीज़ें जैसे लॉन वगैरह वहाँ बड़ा एडवांटेज शो कर रही है, और ये चीज़ें अगर यहाँ आती भी हैं तो नीनो से डरने की हमें ज़रूरत नहीं। वाई नॉट नीनो विल पुट अप ए प्लांट इन कराची और से लाहौर। इसी तरह और चीज़ों की भी, फार्मेसी भी कोलैबोरेशन हो सकती हैं। आईटी में उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी कोलैबोरेशन के चांसेस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बड़ी कोलैबोरेशन के चांसेस हैं, और इन चीज़ों से ये लग रहा है कि ये रीजन, इदी साहब ने ये भी एम्फसाइज़ किया कि रीजनल ट्रेड इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट दैन गोइंग फॉर यूरोप मार्केट, अमेरिकन मार्केट। वो कह रहे हैं कि अगर ये फार ईस्ट की मार्केट जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, जहाँ बारिश भी होती है, कॉस्ट ऑफ लेबर भी चीप है, इसको हर किसी का एडवांटेजेस है। अगर हम लोग आपस में ट्रेड करें, अफ्रीका को हम शामिल कर लें उस मार्केट में, तो दिस इज़ मोर देन एनफ फॉर अस। 80-90% काम तो हम यही कर सकते हैं। तो हमारी जो डिपेंडेंस है यूरोप पे, जो कि डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, या अमेरिका की तरफ, वो कम होती चली जाएगी। इवेंचुअली वी कैन फॉर्म रीजनल करेंसीज ऑल्सो, सो दैट आवर डिपेंडेंस ऑन US डॉलर विच इज़ डिक्लाइनिंग ट्रेंड से हट जाएँ, हम आपसी में करेंसी स्वैप से काम करें, तो ये पूरा रीजन जो है ना फिर से प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, जैसा कि हिस्टोरिकली हमें बताया जाता है कि ये हमेशा रहा है। कहते हैं कि कॉलोनाइजेशन से पहले इंडिया वाज द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विद 30% शेयर इन GDP ऑफ द वर्ल्ड, एंड चाइना वाज नंबर 1 विद 33% शेयर। थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी कहते हैं कि इंडोनेशिया था विद 14% GDP। हम बैक टू स्क्वायर वन की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह, और ये इलाका जो है ना खुशहाल हो जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम खत्म करता हूँ। फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस आप नोट कर लें, feedback@business+tv.pk। खुदा हाफिज़। The show was sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. World Call, an Omantel company. and ले आए सन मॉस्क्विक। सन मॉस्क्विक, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। सन मॉस्क्विट अब साशे में भी दस्तयाब।